गजा के अल रशीद स्ट्रीट पर गुरुवार को राहत सामग्री का इंतजार कर रहे लोगों के साथ जो घटना हुई उसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गजा में खाद्य सामग्री के बढ़ते संकट से निपटने के दबाव में है। वे सभी रास्तों पर और कई तरीकों से मरते हैं। कई अपने घरों के मलबों के नीचे दब गए जिन्हें विस्फोटकों ने उड़ा दिया था। कई को गोलियों से छलनी कर दिया गया और कई धातुओं के उड़ते हुए टुकड़ों से कट गए। जैसे ही यह युद्ध अपने 5वें महीने में प्रवेश कर रहा है, भूख से होने वाली मौतें गजा को परेशान करने लगी है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अल रशीद स्ट्रीट पर हुई त्रासदी क्या है और कैसे हुई। हालांकि सटीक कारणों का पता लगाने के लिए इस घटना की स्वतंत्र जांच की जरूरत है, लेकिन गजा की मौजूदा परिस्थितियों में यह संभव नहीं है। लेकिन यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि युद्ध क्षेत्र के बीच में लोग भोर के अंधेरे में अपनी जान जोखिम में डालकर क्यों जमा हुए थे। शरणार्थी वहां इसलिए थे क्योंकि वे अपने परिवार के भोजन के लिए परेशान थे। वे गोलियों से और कुचल कर मारे गए। हालांकि हमें अभी यह पता नहीं कि कितने लोग इस वजह से मरे, लेकिन वे जीना चाहते थे। ये एक क्रूर विडंबना है। गजा की 85% आबादी अब विस्थापित हो चुकी है। युद्ध के हर तरह के सामान्य आर्थिक गतिविधि और खाद्य आपूर्ति को तबाह कर दिया गया है। पानी और बिजली की आपूर्ति बाधित है। अस्पताल पर्याप्त दवा या बिजली के बिना चल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए पिछले हफ्ते कहा था कि वो उत्तरी गजा को सहायता पहुंचा पाने में असमर्थ है। इस त्रासदी को समझने की कोशिश करते समय ध्यान में रखने लायक ये बुनियादी तथ्य है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने शुरू से ही कहा है कि सहायता सामग्री का सुरक्षित वितरण सुनिश्चित कराना इस्राएल की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन महीनों के युद्ध के बाद इस बात का कोई संकेत नहीं है जिसे संयुक्त राष्ट्र एक सक्षम वातावरण कहता है, जिसमें बड़ी मात्रा में सहायता उन लोगों तक पहुंचाई जा सके जिन्हें उसकी दरकार है। ऐसा नहीं है कि बढ़ते मानवीय संकट के सबूतों का अभाव रहा हो। पिछले कई महीनों में आए संयुक्त राष्ट्र के बयान ही इसके गवाह हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने 15 नवंबर को एक रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा गया था, हम पहले से ही पानी, सीवरेज और स्वच्छता सेवाओं, टेलीफोन, खाने की कमी और स्वास्थ्य सेवा में व्यापक गिरावट देख रहे हैं। वहीं 2 दिसंबर को मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय ने रिपोर्ट दी। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कहा कि सहायता पहुंचाने वाली टीमों के पास उत्तरी गजा में बहुत सीमित आवाजाही और पहुंच थी। उसे भी अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसके 12 दिन बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संकल्प प्रस्ताव नंबर 2720 को स्वीकार किया। इस प्रस्ताव में संघर्ष के पक्षों से पूरे क्षेत्र में फिलिस्तीनी नागरिकों को सीधे मानवीय सहायता की तत्काल, सुरक्षित और निर्बाध पहुंच की इजाजत देने की अपील की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे ने 26 जनवरी को इस्राएल से कहा कि वो जरूरी बुनियादी सेवाओं और मानवीय सहायता के प्रावधान को सक्षम बनाने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाए। संयुक्त राष्ट्र राहत और कल्याण एजेंसी UNRWA के निदेशक फिलिप लाजारिनी 9 फरवरी तक इस्राएल पर गजा में 11 लाख फिलिस्तीनियों का भोजन रोकने का आरोप लगाते रहे थे। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गजा में हर दिन 500 ट्रक सहायता सामग्री की जरूरत होती है, लेकिन प्रतिदिन औसत 90 ट्रकों का ही रहा है। हाल के दिनों में आसमान से पैराशूट के जरिए गिराई गई सहायता सामग्री, इस सामग्री का जमीनी स्तर पर स्वागत तो हो रहा है, लेकिन यह सहायता पहुंचाने के प्रयासों में विफल होने का भी प्रतीक है। इस्राएल और मिस्र से गजा की ओर जाने वाली सड़कें हैं। अगर ये सड़कें सुरक्षित होती तो उनसे अधिक मात्रा में सहायता सामग्री लेकर ट्रक यात्रा कर सकते हैं,
लेकिन वहां जारी युद्ध और उससे पैदा हुए अराजक हालात का मतलब है कि कोई भी ट्रक चालक अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। लोग सहायता सामग्री लूट रहे हैं और आपराधिक गिरोह बेचने के लिए सहायता सामग्री लूट रहे हैं। इन स्थितियों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने अनुमान लगाया है कि वहां मोगादिशु जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। उन्होंने सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में 1990 के दशक में शुरुआत में फैली अराजकता का संदर्भ दिया था। गजा में हमास का पुलिस बल सहायता सामग्री ले जाने वाले ट्रकों के काफिले को ले जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके सदस्यों को कथित तौर पर इस बात का डर है कि इस्राएली उन्हें गोली मार देंगे। जहां तक हमास के नेताओं का सवाल है, वे युद्ध भड़काने के बाद गायब हैं। वे अब गजा की सुरंगों और खंडहरों में जिंदा रहने के लिए जूझ रहे हैं। इस्राएल का कहना है कि वह सहायता सामग्री के वितरण की सुविधा दे रहा है। उदाहरण के लिए अल रशीद स्ट्रीट पर हुई घटना से पहले की रातों में वहां सहायता सामग्री पहुंचाई गई थी। इस्राएल ने संयुक्त राष्ट्र पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उत्तरी सीमा के भीतर सहायता सामग्री का ढेर लगा हुआ है, लेकिन उसे बंटवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र आगे नहीं आया है। इस्राएल का यूएनआरडब्ल्यूए पर भी गहरा अविश्वास है। उसका कहना है कि इस सहायता एजेंसी में हमास की घुसपैठ है। इस्राएल के आरोपों के बाद यूएनआरडब्ल्यूए ने अपने 12 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त कर्मचारियों पर इस्राएल में 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमलों में शामिल होने या इस्राएली बंधकों को हिरासत में रखने में मदद पहुंचाने का आरोप था। इस्राएल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि आईडीएफ अब यूएनआरडब्ल्यूए से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा, यूएनआरडब्ल्यूए ने अपनी वैधता खो दी है। अब वह संयुक्त राष्ट्र की संस्था के रूप में काम नहीं कर सकता है। 7 अक्टूबर को हमास के हथियारबंद लड़ाकों ने इस्राएल में हमला कर 1200 से अधिक लोगों की हत्या कर दी थी और 250 लोगों को बंधक बना लिया था। इसके कुछ दिन बाद ही गैलेंट ने गजा की पूर्ण नाकेबंदी का आदेश दिया था। उन्होंने कहा था, कोई बिजली नहीं होगी, कोई भोजन नहीं होगा, कोई ईंधन नहीं होगा, सब कुछ बंद है। हम इंसानी जानवरों से लड़ रहे हैं और हम उसी के मुताबिक काम कर रहे हैं। अमेरिका के दबाव में यह स्थिति बदल गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 19 अक्टूबर को एक समझौते की घोषणा की। इसके बाद इस्राएल और मिस्र ने गजा में सहायता सामग्री ले जाने की इजाजत दी। गजा में कुछ राहत सामग्री की पहुंच के बाद अभी भी वहां से भूख की खबरें आ रही थीं। ब्रिटेनी विदेश मंत्री डेविड कैमरन समेत पश्चिम के कई नेताओं ने बार बार अपील की। ब्रिटेनी विदेश मंत्री ने 9 जनवरी को कहा कि उन्हें चिंता है कि इस्राएल ने ऐसी कार्रवाई की है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि वे चाहते हैं कि इस्राएल गजा में पानी की सप्लाई बहाल करे। इसके 1 महीने बाद 12 फरवरी को उन्होंने ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स से कहा कि इस्राएल को यह सुनिश्चित करना होगा कि गजा में लोगों को खाना, पानी और आश्रय मिले। उन्होंने कहा था कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन होगा। अल रशीद स्ट्रीट पर हुई घटना की उन्होंने तत्काल जांच कराने की अपील की। उन्होंने कहा, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात के सबूत हैं कि गजा के बहुत से नागरिक हिंसक मौत और तेजी से फैल रही भूखमरी के डर के साए में जी रहे हैं। समय आएगा जब दुनिया खुद से पूछेगी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसमें धरती के सबसे शक्तिशाली देश शामिल हैं, उन्होंने गजा में लाखों हताश लोगों के लिए जीवन रक्षक सहायता सुनिश्चित क्यों नहीं की। यह तब हुआ है जब संयुक्त राष्ट्र के पास दुनिया भर में मानवीय अभियान चलाने का 8 दशक का अनुभव है। उसके पास अनुभव या संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अल रशीद की सड़क पर 29 फरवरी की हुई दुखद घटना एक निर्णायक मोड़ लेगी, ये कहना अभी भी जल्दबाजी होगी। लेकिन ऐसी भयानक परिस्थितियों में
इतने अधिक लोगों की मौत ने युद्ध विराम समझौते के लिए बढ़ते दबाव को और बढ़ा दिया है। एक ऐसा संघर्ष विराम जो भूखे लोगों तक खाना पहुंचाने की इजाजत देगा। ये आने वाले दिन ही बता पाएंगे कि क्या ये उम्मीदें पूरी हो पाएंगी।